हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय कोचिंग चैनल। गाइस, मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ा दिया पूरी तरह से, लेकिन एक स्टूडेंट या कोई व्यूअर है शायद विश्वकर्मा करके, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बस एक वीडियो तक रुके रहिए। आपको पार्टिसिपल जो है समझा दिया जाएगा इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में, क्योंकि चूंकि पहले मैं इसको लिख चुका था, इसलिए मैं पहले इसको समझाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे। ये भी लगभग पार्टिसिपल की ही तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी अनिर्वचनीय कर्ता, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब एक वाक्यांश में पहले उपवाक्य में और एक वाक्य में सब्जेक्ट, यानी जब एक वाक्यांश और एक वाक्य में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, तब मुख्य सब्जेक्ट के बाद क्रिया को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या बीइंग प्लस कंप्लीमेंट का प्रयोग करना ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट भिन्न भिन्न रहेगा। अब रूल नंबर 1 देखिए, जब पहले वाक्यांश में यानी पहली समाप्त होने वाली क्रिया एक्टिव वॉइस में हो। एक्टिव पैसिव अगर आप नहीं जानते हो तो उसको मुझे बताओ, क्योंकि उसका 12 टेंस का भी 8 टेंस का एक्टिव पैसिव होता है। तो जब पहले वाक्यांश की क्रिया एक्टिव वॉइस में हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब हम समझाते हैं कि ये है क्या। देखिए, सूर्य के आकाश में निकलने पर एक सेंटेंस यहाँ पे है और एक सेंटेंस आप देख सकते हो यहाँ पे है, कोहरा तुरंत गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक पार्टिसिपल की तरह है, सूर्य के आकाश में निकलने पर कोहरा तुरंत गायब हो जाता है। यहाँ पर की अंग्रेजी ऑन नहीं लिखी जाएगी, बस वैसे ही ये फेक चीज आई है, समझ लीजिए। सूर्य आकाश में निकला, कोहरा तुरंत गायब हो जाता है, यानी सूर्य आकाश में निकलता है, कोहरा तुरंत गायब हो जाता है, लेकिन निकलने पर आ गया है। तो इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट आगे वाले वाक्यांश में है कि नहीं है। सूर्य के आकाश में निकलने यानी कौन निकला? सूर्य। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और गायब कौन हो जाता है? क्या हो जाता है? कोहरा। ये ऑब्जेक्ट है। जब दोनों उपवाक्यों में इधर भी और उधर भी सब्जेक्ट हो, तब भी एक कार्य के बाद दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध होता हो, तो इसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नियम से बनाते हैं। अर्थात अगर पहला वाक्यांश एक्टिव वॉइस में है जिसमें काम को करने वाला सब्जेक्ट है, तो हमें उसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है, लेकिन पहले सब्जेक्ट लिख देना है। सूर्य के आकाश में निकलने पर कौन निकला? तो पहले हमने ये लिख देना है, द सन। अब काम को करने वाला अगर कोई है तो वही एक्टिव वॉइस में है। निकला कौन? सूर्य। तो सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में हमने क्या करना होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइज, उसका थर्ड फॉर्म राइजन हो जाएगा। द सन हैविंग राइजन। अब आकाश में यानी इन द स्काई, इन द स्काई, ये बन गया द सन हैविंग राइजन इन द स्काई। फिर दूसरे सेंटेंस को जिस तरह का टेंस है वो बना लेंगे। कोहरा तुरंत गायब हो जाता है, प्रेजेंट फिर टेंस है। क्या गायब हो जाता है? कोहरा। ये सब्जेक्ट है, इसको हम लिख देंगे। कोहरा की इंग्लिश होता है फॉग, और गायब हो जाना के वेनिस होता है या डिस्पेयर लिख सकते हो। डिसअपियर्स हो जाएगा, यहाँ पे यस जुड़ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट फिर टेंस है। भाई टेंस आपको आना चाहिए। द फॉग डिसअपियर्स, तुरंत की अंग्रेजी इमीडिएटली होता है, या एट वंस लिख सकते हो आप, सून लिख सकते हो। तो ये इसमें इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें मुख्य सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या केवल बीइंग प्लस कंप्लीमेंट की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों वाक्यांशों में सब्जेक्ट होता है। आपको याद होगा पार्टिसिपल में एक ही तरफ सब्जेक्ट होता था, दूसरी तरफ नहीं होता था, लेकिन ये लगभग पार्टिसिपल की तरह है। एक काम के बाद दूसरे कार्य के होने का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसमें जब दोनों तरफ सब्जेक्ट है तो इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। उसका नेम आप जान चुके हैं। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने पर, एक वाक्यांश इधर है, सारे छात्र अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो एक ऐसा सेंटेंस बना, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, सारे छात्र अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रवेश करने पर लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है। स्थान पर खड़े हो जाते हैं कौन? सारे छात्र। प्रवेश करते हैं कौन? कक्षा अध्यापक। तो जब सब्जेक्ट रहेगा वाक्य में तो वही एक्टिव वॉइस है, द टीचर। अब इसके साथ हमने हैविंग का यूज करना है, द टीचर हैविंग। प्रवेश करना की अंग्रेजी इंटर होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंटर्ड।
द टीचर हैविंग इंटर्ड, कहाँ प्रवेश किया उन्होंने? कक्षा में। गाइज इंटर के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंटर्ड द क्लास सिर्फ लिखेंगे, में की अंग्रेजी इन नहीं लिखेंगे। तो ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास। अब ये सेंटेंस बना लेंगे, सारे छात्र अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। कौन खड़े हो जाते हैं? सारे छात्र, यानी ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। अब खड़े हो जाते हैं, खड़ा होना की अंग्रेजी स्टैंड होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बहुवचन के साथ नहीं जुड़ता है। स्टैंड अप, अप लगता है उसके साथ। अब अपने स्थान पर यानी ऑन, बहुवचन के साथ अपना की अंग्रेजी देयर होता है यानी देयर, और स्थान की अंग्रेजी आप लिख सकते हो सीट्स। यानी ये सेंटेंस बना द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप ऑन देयर सीट्स। तो गाइस अगर दोनों तरफ सब्जेक्ट है और पहला जो वाक्यांश है उसमें काम को करने वाला सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट उसमें है तो वो एक्टिव वॉइस में है। अगर सब्जेक्ट नहीं होता है तो जान लीजिए वो पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस का नियम चलते हैं, देखते हैं। रूल नंबर 2, जब पहले समाप्त होने वाली क्रिया पैसिव वॉइस में हो, किस चीज में हो? पैसिव वॉइस में हो, तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनता है। तो इसमें देखिए संकेत दिए जाने पर, एक तो वाक्यांश ये है संकेत दिए जाने पर, और ये है छोटा सा गाड़ी चल दी। तो भाई यहाँ देखिए संकेत दिए जाने पर, ये जो पहला वो समाप्त होने वाली क्रिया है इसमें संकेत दिया गया है लेकिन किसने दिया पता नहीं है। मतलब जब काम को करने वाला कोई होता नहीं है, मतलब किसी ने तो दिया होगा लेकिन उसका मेंशन नहीं होता, उसका उल्लेख नहीं होता, उसको दिया नहीं रहता है वहाँ पे, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पैसिव वॉइस में समझते हैं क्योंकि कार्य को करने वाला कोई है नहीं। तो यहाँ पे देखिए संकेत दिए जाने पर, संकेत किसने दिया पता नहीं, तब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। क्या या किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या दिया गया? संकेत। तो पहले हम ये लिखेंगे द सिग्नल, द सिग्नल। अब यहां पे हैविंग बीन लिखेंगे संकेत के साथ, हैविंग बीन, हैविंग बीन, और देना की अंग्रेजी गिव होता है, उसका थर्ड फॉर्म गिवन। तो ये बन गया द सिग्नल हैविंग बीन गिवन। ये इतना बना। अब गाड़ी चल दी, कौन चल दी? गाड़ी यानी द ट्रेन। चलना की अंग्रेजी स्टार्ट होता है, उसका स्टार्टेड हो जाएगा। सारी ये दूसरे सेंटेंस में आ गया है, उसको मैं भी क्लियर करता हूँ। यही सेंटेंस है द सिग्नल हैविंग बीन गिवन द ट्रेन स्टार्टेड। चूंकि हैविंग बीन यहाँ पे इसलिए लगा कि ये पैसिव वॉइस है। गाइस पैसिव वॉइस यानी आपने हमेशा 12 टेंस पढ़े होंगे लेकिन हिंदी में ही उसका पैसिव वॉइस 8 टेंस का बनता है। अगर वो चीज़ आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको समझाऊंगा। जब वो चीज़ आ जाएगी तो एक्टिव और पैसिव हिंदी टू हिंदी आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश तो अलग बात है, वो तो 2 नंबर का आता है या कंपटीशन वगैरह में आता है या सीख जाओगे, लेकिन इंग्लिश के 12 टेंस के 8 टेंस का पैसिव वॉइस भी होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो बताइए। इसीलिए अगर आप ना जानते होंगे तो ये चीज़ एक्टिव और पैसिव आपको खल रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर क्या कैसे हो रहा है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, हत्यारे के पकड़े जाने पर लोग खुश हो गए। अब इसमें कौन खुश हो गए? उत्तर मिला लोग। और यहाँ पे एक सेंटेंस है हत्यारे के पकड़े जाने पर। तो हत्यारे को किसने पकड़ा ये पता नहीं, पुलिस ने पकड़ा होगा लेकिन किसने पकड़ा ये लिखा है नहीं, तो यही पैसिव वॉइस है। तो जब पैसिव वॉइस होता है तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या या किसको का प्रश्न करेंगे, यानी पकड़ा गया, क्या किसको पकड़ा गया? हत्यारे को, तब हम ये लिखेंगे। और भी ये चूंकि पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन से बनेगा। द हत्यारा की अंग्रेजी किलर, और यहाँ पे हमने लिख देना है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पकड़ा जाना यानी अरेस्टेड। वैसे तो कैच मतलब पकड़ना होता है लेकिन ये अरेस्ट किए गए होंगे तो ज़्यादा अच्छा ये है। द किलर हैविंग बीन अरेस्टेड, यानी हत्यारे के पकड़े जाने पर द किलर हैविंग बीन अरेस्टेड, पैसिव वॉइस में बोलना। अब लोग खुश हो गए, कौन खुश हो गए? लोग यानी द पीपल। होना की अंग्रेजी बिकम होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हमने लिख दिया बिकेम, और खुश की अंग्रेजी हमने लिख दिया हैप्पी। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर एक्टिव वॉइस में है तो आपने ये हैविंग, एक्टिव वॉइस है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है।
और अगर वही पहला वाक्यांश पहली क्रिया पैसिव वॉइस में है तो आपको हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और तीसरे रूल में अगर पहले समाप्त होने वाला जो कार्य है उसमें क्रिया नहीं है बल्कि उसमें हेल्पिंग वर्ब लग सकता है, ऐसा है तो उसमें कंप्लीमेंट रहेगा और हम बीइंग लिखकर यानी सब्जेक्ट के बाद बीइंग लिखकर कंप्लीमेंट लिख देंगे, वो बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। खराब मौसम होने पर हमने आज क्रिकेट नहीं खेला। तो यहाँ पे देखिए खराब मौसम होने पर इसमें सब्जेक्ट अलग है और इसमें सब्जेक्ट अलग है। देखिए क्रिकेट नहीं खेला किसने, हमने, इसमें सब्जेक्ट हमने है। और खराब मौसम होना इसमें सब्जेक्ट भाई जी इट है, इट, क्योंकि मौसम समय मौसम दिन महीना के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट लिखा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमने लिखा इट सब्जेक्ट के रूप में, इट। अब उसके बाद हमने लगा दिया बीइंग, इट बीइंग। फिर खराब मौसम यानी बैड वेदर, यानी हमने लिख दिया इट बीइंग ए बैड वेदर। ये हो गया पहला वाक्यांश, इट बीइंग ए बैड वेदर। अब हमने आज क्रिकेट नहीं खेला, किसने नहीं खेला, हमने भी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट बना लीजिए। डिड नॉट, खेलना की अंग्रेजी प्ले, क्या खेला, क्रिकेट, उसको हम लिख देंगे। तो भैया जी यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे क्रिया नहीं थी, सब्जेक्ट भिन्न भिन्न था। आपको समझना होगा कि समय मौसम दिन महीना के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट लगता है, तो यहाँ पे बी अलग है, यहाँ पे इट अलग है, तो ये नोमेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा। चलिए अंतिम सेंटेंस को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत कमेंट करें, मैं समझाऊंगा, या आप सीधा मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए, वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एट एनी कास्ट इन एवरी कंडीशन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू वॉट एवर आई हैड टू डू। मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो राहुल के अनुपस्थित होने पर, अब यहाँ पे कौन अनुपस्थित था, राहुल, और यहाँ पर दुखी कौन था, मोहन, मोनू। तो इसमें देखिए राहुल के अनुपस्थित होने पर इसमें सब्जेक्ट है लेकिन क्रिया नहीं है, क्रिया केवल अनुपस्थित की बात हो रही है। तो राहुल यहाँ पर हम लिखिए राहुल। अब अनुपस्थित होने पर यहाँ पे बीइंग लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे क्रिया ही नहीं है, बीइंग। अनुपस्थित की अंग्रेजी होता है अब्सेंट, यानी राहुल बीइंग अब्सेंट। अब वो सेंटेंस बन जाएगा मोनू दुखी था। कौन दुखी था, मोनू। इसके साथ वाज लगा दिए। दुखी की अंग्रेजी सैड होता है, सैड हम लिख दीजिए। तो ये है नोमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल के जस्ट बाद का एक छोटा सा नियम। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा समझा तो आप जान जाएंगे। एक्टिव पैसिव में आपको दिक्कत है तो बहुत पहले वीडियो में आपको जाना पड़ेगा मेरे, जिसमें मैंने एक्टिव पैसिव हिंदी टू हिंदी पढ़ाया था। या नहीं जानते हैं तो फिर से कमेंट करके कुछ बताइए, कुछ करने की कोशिश करता हूँ मैं। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। उम्मीद करता हूँ नोमिनेटिव एब्सोल्यूट समझ में आ गया है। भाई एक लोग हैं जिनको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस समझ में नहीं आया है, उन भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के जस्ट बाद मैं उनको समझा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। शेष धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड।